Good morning, everyone. Today we are discussing about the non-contact forces. Non-contact forces is a type of force. In the last video we have discussed about the contact force. Now I am describing the non-contact force. What is non-contact force and what are its different types? First of all, non-contact force is also known as a action at a distance force. Means a kind of action or a kind of force which can act even without any actual contact. यानी कि किन्हीं भी दो चीज़ों में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दो चीज़ें कांटेक्ट में होनी चाहिए. लास्ट कांटेक्ट फोर्स में हमने ये पढ़ा कि बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट, लेकिन यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी कांटेक्ट में हो. बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी दूर से भी किसी डिस्टेंस से भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. इज इट पॉसिबल? सुनने में हमें लगता होगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मैडम क्या पढ़ा रहे हैं. लास्ट वीडियो में तो उन्होंने पढ़ाया कि किसी बॉडी को कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल मैंने पढ़ाया, लेकिन अब मैं पढ़ा रही हूँ कि कुछ ऐसे फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं जो बिना बॉडी के कांटेक्ट में आए पॉसिबल हैं. सम एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. अब हम इनको एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे होता क्या है. सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की बात करें क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है. मैग्नेटिक फोर्स में देखो क्या होता है. अगर आपने लोहे की कीलें टेबल पे बिखरा रखी हैं और आपने एक मैग्नेट का टुकड़ा लिया, देखो हमने छोटे होते बहुत खेला इन चीज़ों से, आपने भी खेला होगा तो आप समझ पाएंगे इस बात को. अगर मैं बहुत सारी कीलें रख दूं और मैं बहुत दूर से एक डिस्टेंस से मैग्नेट से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो कीलें लोहे की हैं तो ऑब्वियस वो मैग्नेट से चिपक जाएंगी अगर हम डिस्टेंस उनका कम होगा तो. इसका मतलब मैं बिना कांटेक्ट में लाए चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हूँ, तो ये भी एक काइंड ऑफ फोर्स है. एंड दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. आप देख पा रहे हो ये बार मैग्नेट्स हैं. जो घर में मैग्नेट इस्तेमाल होती है ना, से रेक्टेंगुलर बार होता है, उसके ना एक्चुअल में दो पोल्स होते हैं. हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक का नाम है नॉर्थ पोल और एक का नाम है साउथ पोल. यहाँ पे मैंने दो बुक में डिफरेंट कलर से डिस्क्राइब है. नॉर्थ पोल इज फ्रॉम रेड कलर एंड साउथ पोल इज ऑफ ब्लू कलर. तो क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप एक मैग्नेट के टुकड़े को दूसरे मैग्नेट के टुकड़े के पास लाते हैं, इधर दे रिपेल ईच अदर, या तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे या फिर क्या होंगे, वो एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ भागने लग जाएंगे. तो यहाँ आपको दो केसेस नजर आ रहे हैं. ऐसा कब होगा? जब आप सेम पोल को एक साथ लेकर आएंगे. सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो वो उससे दूर भागने लग जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्थ को साउथ पोल की तरफ लेकर आओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लाइक फोर्सेस या लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. इतनी सी डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स इन विच द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट. दैट्स इट. यानी जो मैग्नेट फोर्स अप्लाई करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स है, डिस्टेंस से हो रहा है. सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिए हुए है. बहुत ज़्यादा डीपली आपको स्टडी नहीं करना है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी कोई दो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज और दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा है. तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे चार्ज और अनचार्ज होता है. अब धूप से, सर्दियों का समय, आप स्कूल से वापस जा रहे हैं अपने घर के तरफ, आपने स्वेटर पहनी हुई है, आपके बाल क्या है धूप से पूरी तरीके से चार्ज हो चुके हैं, ठीक है. आप जैसे ही, और आपकी स्वेटर भी, क्योंकि स्वेटर में वूल होता है, वूल सबसे पहले चार्ज होता है. आप क्या करेंगे, जैसे ही अपने स्वेटर को रिमूव करेंगे, आपके जो बॉडी के जो हेयर्स है ना वो स्वेटर के साथ खड़े हो जाते हैं. या फिर बहुत लंबे समय से चलती हुई टीवी के सामने से आप जाते हैं तो उसकी स्क्रीन में आपके हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, अगर आपने ऐसे कभी करके देखा हो तो. या फिर अगर आपने सर्दियों में अपने सिर के ऊपर कंबल डाला हुआ है, आप उसको बहुत जोर जोर से स्क्रैच करते हो तो चिंगारी निकलती है. अगर आप उसे अपने नाखूनों से कंबल को बार बार स्क्रैच करते हो तो गर्मी पैदा होने की वजह से, फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से वहां पे चिंगारी निकलती है. तो ये जो चिंगारी आपको दिखाई दे रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर आपको खुद ऑब्टेन करके देखना है तो आप क्या करो, एक रूलर को, एक स्केल को अपने सिर के ऊपर बार बार रब करो और उसके बाद छोटे छोटे पीसेज हैं पेपर के, उसको अट्रैक्ट करो तो वो उस पर चिपक जाएंगी. या फिर जब आप बहुत लंबे समय तक ड्राई हेयर में कॉम्ब कर रहे हो तो बाल भी आपके क्या है, कॉम्ब की तरफ आकर्षित हो जाएंगे क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं
दिखा रही हूँ आपको Q1 एंड Q2 क्या है, दो अलग अलग चार्जेस हैं, एक बॉडी अनचार्ज है एक बॉडी चार्ज है, तो Q1 और Q2 से नाम दे दिया। r² उनके बीच में डिस्टेंस है। तो ये कूलम लॉ है, बेसिकली यू विल स्टडी अबाउट इट इन क्लास 10th। ये बस इसको आपको फॉर्मुलेशन बताया कि ऐसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि आपको दिखाई दे रहा हो एक साइड ये वुलन क्लॉथ है, इन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया। ग्लास रॉड जैसे मान लो ये स्केच पेन है, ये इसको मैंने कांच का लिया, कोई कांच की रॉड है घर में वो इस्तेमाल करिए, और सिल्क या वूल के कपड़े में मैं बहुत देर से इसको रब कर रही हूँ। तो ये तो क्या है, जो मेटल है मेटल पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, और ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है जो आपका वुलन क्लॉथ है। रब करने की वजह से जो चार्ज इसका है वो दूसरी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके पास जब आप कपड़े को लेके आएंगे थोड़ी देर बाद तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल है। इसके फॉर्मूले को बहुत डीपली स्टडी नहीं करना है आपको, बस ये कूलम लॉ के नाम से जाना जाता है ये फॉर्मूला, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। दैट्स इट। थर्ड जो आप टाइप देख पा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इससे सारे वाकिफ हैं, आप अपनी लाइफ में पहले भी पढ़ चुके हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में छोटी क्लासेस में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई भी चीज कहीं से भी गिरेगी तो वो धरती की ओर ही आकर्षित होगी। चाहे आप गिरो बिल्डिंग से, गिरने मत लग जाना, ट्राई मत करना। अगर आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, या फिर कोई भी ग्लास है, कटोरी है, अगर वो हाथ से छूट जाते हैं तो वो हमेशा धरती की ओर ही गिरते हैं, नीचे की ओर ही गिरते हैं। तो ऐसा क्या है धरती में, जैसे मैंने आपको मैग्नेट के बारे में बताया, ऐसे हमारी धरती में भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, वही है जो हम चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। इनके अलावा ग्रेविटी, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये फोर्स बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको ये पता है कि मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो वो कभी टकराता क्यों नहीं है, कभी धरती पर गिरता क्यों नहीं है, केवल इसीलिए क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से ही यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पॉसिबल है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो यूनिवर्स में कुछ भी होना पॉसिबल नहीं होगा। अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है, अगर वो मून को ऐसे अपनी ओर खींचने लगा तो मून रोज टकराएगा धरती से, इसलिए इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये उसके अराउंड घूम पाता है। ये सर्कुलर मोशन में ही क्यों घूमता है, कौन सा फोर्स होता है, ये सब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे फर्दर। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनके एग्जाम्पल हैं। ये क्या कह रहे हैं, दैट इज वाई अ बॉल थ्रोन अपवर्ड अल्टीमेटली कम्स डाउन, अ राइपेंड फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री फॉल्स डाउन टू द अर्थ। जैसे कि बॉल को चाहे आप नीचे की तरफ गिरो, देखो जैसे मैं पेन की कैप को नीचे की तरफ गिर रही हूँ, गिर गई नीचे, या मैं इसको ऊपर की तरफ उछाल रही हूँ, ये आएगी हमेशा नीचे ही। तो यही जो फोर्स धरती अपनी ओर आकर्षित करती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, अपनी ओर आकर्षित करना, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैं आपको यूनिट ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रही हूँ। देखो, जब आप किसी भी चीज़ को वे करते हो, जैसे सब्जी लेने जा रहे हो आप किलोग्राम में लेने जाते हो, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिक्विड लेने जाते हो लीटर्स में लेने जाते हो, इसी तरीके से हर चीज़ की यूनिट होती है। और आपकी जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन ने दी थी, मैम सर आइजैक न्यूटन ने, तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। कुछ अलग यूनिट भी हैं जैसे कि किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स रिक्वायर्ड बॉडी 1 किलो के वेट को उठाने के लिए धरती पे। देखो मान लो ये 1 किलो का ये है नहीं है, बट सपोज ये 1 kg का है, तो मैं जितना फोर्स उसको उठाने में और ऊपर लाने में लगा रही हूँ, दिस इज नॉन एज 1 किलोग्राम फोर्स। और अगर कोई बॉडी 1 ग्राम में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम फोर्स बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है, जैसे मतलब इसका जो सिंबल है वो kgf है, kgf है तो किलोग्राम फोर्स, और gf है तो ग्राम फोर्स। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है, एज यू नो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kgf इज इक्वल टू 1000 gf। लेकिन 1 किलोग्राम फोर्स ऐसा माना गया है, जब इसको आजमाया गया है लेबोरेटरिकली, तो प्रूफ हुआ है कि 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। दैट इज वाई वी नो दैट 1 kgf इज 9.8 न्यूटन। और अपनी कन्वीनियंट के लिए 9.8 की जगह हम 10 भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम बेसिकली 10 का इस्तेमाल करते हैं, अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, ताकि जो आंसर है वो एक एक्यूरेट अमाउंट आ जाए, पॉइंट्स में ना रह जाए। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स एंड न्यूटन, तो ये इसका आंसर है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इफ यू राइट 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इट विल बी राइट, कि वो ठीक है,
आपने अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू लिया. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स अलॉन्ग विद द नॉन इट्स सम typical units.